हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट्स नर्सरी। आर्ट्स नर्सरी जो भी 11th-12th के बच्चे हैं आर्ट्स में पढ़ने वाले, आर्ट्स स्ट्रीम में, उनके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे आराम से अपनी पढ़ाई को एक अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। आर्ट्स नर्सरी की वीडियोज़ का यूज़ करके अपने पढ़ाई को अच्छा सप्लीमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका पहला अनुभाग, पहला चैप्टर है प्रारंभिक समाज, अर्ली सोसाइटी। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले, मतलब हिंदी वाले ये ना सोचे कि इनको इंग्लिश का वर्ड देख करके डर जाना है, क्योंकि आपको इंग्लिश भी आना चाहिए। और जो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ये ना सोचे कि हिंदी के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वो क्योंकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, ब्रिटेन में तो रह नहीं रहे। ठीक है, तो हमें वैसे भी हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में अभी भी, ऐसा नहीं है। इंग्लिश भी ज़रूरी है, हिंदी भी ज़रूरी है, तो आपको दोनों लैंग्वेज को मेंटेन करना है और मैं कोशिश करूँगा पूरी मेंटेन करने की इसे। ठीक है, और आपको जहाँ भी इशू लगे आप कमेंट कर सकते हैं, और उम्मीद है कि इशू होगा नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, तो पहला जो अनुभाग है प्रारंभिक समाज यानी कि अर्ली सोसाइटी, इसमें आपको 2 विषय पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 2 विषय कौन कौन से हैं? ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से। देखिए, पहला है जो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जिसे कहते हैं समय की शुरुआत से हिंदी में, और दूसरा है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, यानी कि लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम यानी कि समय की शुरुआत से, इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलता है? इसमें हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव के बारे में जानना है। ठीक है, एक यहाँ पे एक शब्द है प्रादुर्भाव, जो थोड़ा टफ लग रहा होगा शायद आप लोग को, ये कुछ है नहीं बड़ा वर्ड। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एमरजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स यानी कि जो हम लोग हैं, इनका एमरजेंस यानी कि इनका उद्भव कैसे हुआ, इनका प्रादुर्भाव, इसी शब्द के लिए, इमरजेंस के लिए शब्द आया यहाँ पे, प्रादुर्भाव, कैसे डेवलप हुए, कैसे विकसित हुए। तो पहले तो ये एप यानी कि वानर हुआ करते थे, फिर उससे बढ़ते बढ़ते स्टेजेस आगे बढ़ता गया और वो अंततः होमो सैपियंस बने, एक तार्किक बुद्धिपूर्ण मानव, जैसे कि हम लोग आज हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। एक वानर में उतनी तो सोच समझ की शक्ति नहीं होती। जैसे आपको एक यहाँ पे एक नीचे इमेज दिखाया मैंने, देखिए इसके जो ब्रेन का साइज़ है, ठीक है, इसको जब आगे बढ़ते हैं तो कंपैरेटिवली आगे बढ़ा के देखने पे देखिए इसके जो होमो सैपियंस के ब्रेन का साइज़ है, ये इसकी तुलना में ये बड़ा है और ये वानर का छोटा है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बौद्धिक क्षमता में कैसे वृद्धि हुई, तार्किक क्षमता में कैसे वृद्धि हुई, और कैसे मानव आदमी बना विकास के क्रम में। ठीक है, तो जो मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ है अब तक की खोजों के हिसाब से ये साबित होता है कि ये अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ, अफ्रीका महादेश में हुआ, और यहीं पर से मानव जो है, इनका ओरिजिन यही माना जाता है। और ये पता कैसे चला, और जो भी अध्ययन है, ये जो डेवलपमेंट है, ये वानर से लेके होमो सेपियंस तक, इस डेवलपमेंट को हमने कैसे समझा, ये इतना आसान तो रहा नहीं होगा। कोई बुक तो है नहीं कि कहीं से आया बुक और हम उसे पढ़ लिए। ये बुक तो बना, ये रिसर्च किया गया, स्टडीज़ किए गए। तो इसके पीछे क्या होता है, देखिए एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। आर्कियोलॉजी, ठीक है, जैसे हिंदी में कहते हैं पुरातत्व, ठीक है, पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी। और इसके अंदर जो लोग काम करते हैं उन्हें पुरातत्व विज्ञानी कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स का काम क्या है कि जो भी मिट्टी में दबे हड्डी यानी कि बोन्स हैं, औजार हैं, टूल्स, ठीक है, बोन्स, हड्डी, औजार, और जो पत्थर के, ये टूल्स कई प्रकार के होते हैं, पत्थर के होते हैं, ठीक है, यानी कि स्टोन के होते हैं, ठीक है, फिर धातु के होते हैं यानी कि मेटल के होते हैं। ठीक है, तो इन सब का प्रयोग करके, जो भी इन सब को यूज़ करके मिट्टी का खुदाई करना है। पुरातत्व विज्ञानियों का काम ही यही है, मिट्टी का खुदाई करना। मिट्टी की खुदाई करने के बाद जो भी वस्तुएं निकलती हैं अंदर से, उसके हिसाब से कहानियों को मतलब फिर से जोड़ना एक दूसरे से। आखिर उस समय कैसा रहा होगा समाज, या फिर उस समय के लोग कैसे रहे होंगे, कैसे धीरे धीरे, पहले तो समाज भी नहीं था, पहले बस लोग थे, धीरे धीरे सोसाइटी बना। तो इसी के बारे में ये जो आपका चैप्टर है, ये जो आपका अनुभाग 1 दिया गया है आपकी किताब में। तो इसमें जो दूसरा चैप्टर है, देखिए कैसे ये दोनों चैप्टर कैसे इंटरलिंक्ड हैं। ये चैप्टर और ये चैप्टर दोनों कैसे इंटरलिंक्ड हैं, और कैसे
हमें इन्हें पढ़ना है और एक समझ विकसित करनी है। इसमें क्या है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन कला और शहरी जीवन, जिसके अंदर हमें पढ़ना है, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक नगरों का विकास। प्रारंभिक नगर कहने का तात्पर्य ये है कि नगर तो हमेशा से नहीं होंगे, कभी तो पहली बार नगर का निर्माण हुआ होगा, विकास हुआ होगा। तो जो अर्ली सिटी यानी कि प्रारंभिक नगर थे, वो उनका विकास कैसे हुआ उसके बारे में हमें समझना है। ये असल में हुआ कहाँ था ये जान लीजिए। एक है मेसोपोटामिया, जो हमें सेकंड चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। मेसोपोटामिया एक सभ्यता हुई, सभ्यता का विकास हुआ कहाँ, ये नील नदी के आसपास विकसित हुई थी। नील नदी ना सॉरी मेसोपोटामिया जो है ये वर्तमान इराक, ठीक है। इराक में दो नदी हैं, जिसे पुराना नाम है दजला और फरात, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं इसे दजला, फरात, टिग्रिस एंड एफारेट्स, ठीक है। टिग्रिस एंड एफारेट्स इंग्लिश, ये पुराना नाम है, अब टिग्रिस एफारेट्स के नाम से जाना जाता है। दजला फरात हिंदी में कहा जाता है, सॉरी पुराना नाम नहीं, इसे हिंदी में कहा जाता है। और टिग्रिस और एफारेट्स नदी के आसपास मेसोपोटामिया सभ्यता, ऐसे आपको चैप्टर 2 में पढ़ने को मिलेगा क्लियरली अच्छे से। तो इसी सभ्यता में जो पहली बार है नगरों का विकास हुआ, और ये नगरों का विकास कहाँ पर हुआ, मंदिरों के आसपास, धार्मिक स्थल के आसपास, चारों तरफ लोगों का एक्यूमुलेशन हुआ और नगरों का विकास हुआ। तो हमें यही पढ़ना है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने लायक क्या है, देखिए ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, ये जो मानव हैं, यही इन्हीं मानवों ने आगे चलकर गांव बनाए और शहर बनाए। अंततः हमें इन्हीं के डेवलपमेंट को पढ़ना है और शहर तक इसे स्ट्रेच करना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे जो ह्यूमन है, होमोसेपियंस, तो ये पहले नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक कहने का मतलब खाना बदोश ज़िंदगी, नोमैडिक, NOMADIC, नोमैडिक लाइफ यानी कि खाना बदोश जीवन। अब खाना बदोश कहते किसे हैं, बहुत लोग आप लोगों में से समझते होंगे इस चीज़ को, या मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। आप देखते होंगे कभी कभी आपके गांव के बाहर कुछ लोग आते हैं। आपके गांव के बाहर अगर कोई फील्ड है, कोई स्कूल का फील्ड हो या फिर खुले खेत हो, वहाँ पे कुछ लोग बाहर से आते हैं और टेंट वेंट लगाते हैं अपना, और 1-2 महीने समय बिताते हैं, फिर चले जाते हैं। और वो लोग देखेगा चिड़िया को मारकर खाते हैं, बिल्ली को मारकर खाते हैं, ठीक है। तो उनका कोई स्थायी पता नहीं होता, वो परमानेंटली कहीं पे सेटल नहीं होते, वो बस वैसे ही घूमते रहते हैं। तो इसे ही कहते हैं खाना बदोश ज़िंदगी, एक जगह पर टिक करके नहीं रहना, नोमैडिक लाइफ। तो इस नोमैडिक लाइफ से ये जो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट है, एक जगह पर रुकने की प्रवृत्ति यानी कि स्थायी प्रवृत्ति, यहाँ से यहाँ तक आना, ये कैसे हुआ, कैसे लोग जो है खाना बदोश ज़िंदगी से एक अस्थायी ज़िंदगी की ओर बढ़े। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ रहा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का, ठीक है। 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले, 10,000 ईयर्स अगो जो है लगभग कृषि कार्य शुरू हो चुका था। और यही 10,000 साल पहले जो है नोमैडिक लाइफ को छोड़ करके परमानेंट जो है एक जगह पर रुकने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई। इसके पीछे कृषि का बहुत बड़ा हाथ था। कृषि का हाथ कैसे था, तो लोग जो है जगह जगह घूमते थे, जगह जगह कंदमूल, फल, बीज जो भी मिलता था खाते थे। तो फिर धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि एक खास जगह पर, इन्हें समझ में आने लगा कि एक खास जगह पर खास तरह के पेड़ उगते हैं, ठीक है, और एक खास मौसम में ही खास तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। अगर किसी को आम खाना है तो गर्मी का मौसम, गर्मी के वेदर का वेट करना, गर्मी का मौसम का वेट करना होगा। लीची खाना तो गर्मी का वेट करना होगा, सर्दी में नहीं मिलने वाला है वो। और फिर जो सर्दियों में जो चीज़ें मिलती हैं वो गर्मी में नहीं मिलती है, तो हमें आज भी देखने को, मतलब हमेशा ही देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज़ धीरे धीरे इन्होंने फाइंड आउट किया। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये लोग कृषि के बारे में जानने लग गए, पेड़ पौधों के बारे में जानने लग गए, मौसम के बारे में जानने लग गए, जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में समझने लग गए कि इस लोकेशन पे ऐसे पौधे मिलेंगे। तो धीरे धीरे इन्होंने कृषि में अपना ज्ञान बढ़ाया और खेती करने लगे। तो ये 10,000 साल पहले की घटना है। अब खेती करने लग गए, इन्होंने पौधे लगाए, पेड़ लगाए। तो जब तक उसके फल को प्राप्त नहीं करेंगे, उसके अन्न को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक उस जगह से वो जा नहीं सकते। तो अब इनकी तो मजबूरी हो गई ना कि एक जगह पर एक परमानेंट घर बना के रहना, कम से कम 3-4 महीने, जब तक कि उनके फल ना आ जाए, अन्न ना आ जाए। तो इससे क्या हो गया, अस्थायी होकर रहने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी आई, ठीक है। अब अगला स्टेप देखें क्या है, इन्होंने क्या किया।
इन्होंने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है, एक जगह पर रहने लगे। आज भी आप अभी भी देखते हैं, जैसे कि जहाँ पे भी ह्यूमन, जहाँ पे मानव रहते हैं, वहाँ पे आपको आसपास कुत्ता बिल्ली एकदम फिक्स है कि वो नज़र आएगा ही आएगा। वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। जो गलियों में कुत्ते घूमते हैं, उन्हें तो किसी ने पालतू नहीं बनाया। अब उन्हें खाना दे ना दे, वो वहीं पर रहेंगे। वो जंगलों में नहीं मिलेंगे, वो आपको यहीं मिलने वाले हैं। जंगल में भी पाए जाते हैं, वो अलग अलग प्रजाति के होते हैं। तो 5000 साल पहले ऐसा हुआ कि जो ह्यूमंस ने, यानी कि मानव ने डोमेस्टिकेशन शुरू जो किया था, यानी कि जो जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, तो जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया और 5000 साल पहले इन्हें खेत में जुताई के लिए ये प्रयोग करने लगे। खेत में, ठीक है, जुताई के लिए ये जानवरों का प्रयोग करने लगे, हलों में उन्हें जोड़ने लग गए। ये 5000 साल पहले की घटना है। और किस किस प्रकार के जानवर को जोड़ा जाता था, जैसे गधे, ठीक है, गधों को जोड़ा जाता था। ठीक है, मवेशियों को जोड़ा जाता था, जिसे कैटल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इससे क्या हो गया, ये इन दोनों चीज़ ने मिलकर एक परमानेंट लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। परमानेंट लाइफ जीने की जो भावना थी उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। और फिर अब आगे देखिए, आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा मिट्टी के बर्तन, यानी कि क्ले पॉट्स। ठीक है, आपके बुक में ये वर्ड नहीं होगा, आपके बुक में होगा अंग्रेजी में, आपके बुक में होगा अर्थन पॉट्स। ठीक है, अर्थन पॉट्स। अर्थन ये अर्थ से बना है, अर्थ बोले तो पृथ्वी। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन ये लोग बनाने लगे। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी देखा जाए तो इन्होंने कृषि किया। कृषि से इन्हें क्या मिला, अन्न अनाज जो भी मिले। अब उन्हें स्टोरेज का इशू हो गया। ठीक है, आज भी स्टोरेज का इशू है, समय बदलता है, समस्याएं बदलती है। स्टोरेज हिंदी में कहें तो भंडारण। ठीक है, अब आज का स्टोरेज का क्या इशू है, मेरे फ़ोन में 64 GB है, तुम्हारे में 128 है। तो उस समय स्टोरेज था कि भाई धान चावल गेहूँ ये सब कहाँ रखा जाए। तो इसके लिए जो है इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए तो एक और डेवलपमेंट इसके साथ साथ हुआ, ये खाना को जो है ना सुपाच्य बनाने। ठीक है, सुपाच्य कहने का मतलब अंग्रेजी में कहें तो डाइजेशन से रिलेटेड है, ये ईजिली डाइजेस्टेबल। ठीक है, ऐसे खाना, ऐसे भोजन जो आसानी से पच जाए। ठीक है, और फिर टेस्ट की ओर इन्होंने ध्यान दिया, कैसे खाना को टेस्टी बनाया जाए। ठीक है, स्वाद जो है, अब इनका ध्यान स्वाद पर गया, पूरा नमक मिर्च मसाला मार के अच्छे से खाना वाना बना रहे हैं। तो अब आइए आगे नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं इन्होंने क्या। इन्होंने मिट्टी के बर्तन बना लिए, जानवरों को पालतू बनाया, कृषि भी कर रहे हैं। अब आगे क्या डेवलपमेंट हुआ, आगे की डेवलपमेंट देखें तो औजार यानी कि टूल्स। ठीक है, अब ये टूल्स किस प्रकार के थे, किस चीज़ के बने थे, आप गेस करें, तब तक मैं बताता हूँ। स्टोन यानी कि पत्थर। पहले इन्होंने धातुओं के औजार नहीं बनाए, पहले पत्थर के औजार बनाए। ठीक है, पत्थर के औजार में इन्होंने एक प्रक्रिया की खोज की, विशद प्रक्रिया। ठीक है, ये आप भी जानते हैं, बस एक शब्द थोड़ा सा ये अलग है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्राइंडिंग। ठीक है, ग्राइंडिंग में क्या होता है कि जैसे ये औजार है, तो ये जो धार है, इस धार को कैसे बनाया जाए, इसको घिस घिस कर पत्थर से या किसी भी कठोर चीज़ पे, पत्थर ही नॉर्मली होगा और तो क्या ही कठोर होगा, धातु की खोज तो इसके बाद ही हुई थी। तो इसे घिस कर यहाँ पर धार बनाया जाता था, जिससे इसकी क्षमता को, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता था और इसे काम में लिया जाता था। अब इन औजारों का प्रयोग बहुत तरीके से होता था, खाना बनाने में होता था। इन्होंने मोटार्स एंड पेस्टल्स बनाए, जिसे हिंदी में ओखली और मुसल कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें मसाले वसाले कूटने के लिए यूज़ किया जाता था इसे। ठीक है, किचन में यूज़ किया जाता था खाना बनाने में। अब देखिए इस तरह के औजार, ये औजार आपको दिख रहे होंगे, ये इन्होंने पत्थर के औजार ऐसे ऐसे बनाए थे। अब नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या हुआ, नेक्स्ट डेवलपमेंट पे आते हैं, देखते हैं। इनके हाथ लगा खनिज, धातुओं का खनिज, मिनरल्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो क्या क्या इन्हें मिला, सबसे पहले इन्हें मिला तांबा, कॉपर, और मिला टीन। तांबा और टीन से इन्होंने क्या किया, सिंपल सी बात है, इन्होंने जो औजार पत्थर के बना रखे थे, अब वो इन्होंने बना दिए धातु के। अब धातु के बनने से क्या फ़ायदा मिल गया, ये हो गए मजबूत, स्ट्रॉन्ग टूल्स। अब स्ट्रॉन्ग टूल्स बन गए तो ये जो इससे काम लेते थे, बहुत ही एफिशिएंटली काम लेते थे, बहुत ही क्षमतापूर्वक काम करते थे, और ये मजबूत होने के कारण टूटते नहीं थे जल्दी। ठीक है, इनका धार भी जो है बहुत सा, इनकी धार जो एक बार ग्राइंडिंग करते थे तो काफ़ी समय तक इनका धार चलता था। और पत्थर के औजार में मतलब धार उतना ज़्यादा टिकने की पॉसिबिलिटी नहीं है, पत्थर टूटते फूटते भी थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसमें
वियर एंड टियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं पत्थर में, और मेटल्स में कम होते हैं क्योंकि स्ट्रांग होता है। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। अब इसका प्रयोग और भी एक होने लगा। एक क्या प्रयोग हो रहा है भाई, तो देखिए ऑर्नामेंट्स, ठीक है, ऑर्नामेंट्स। हिंदी वाले डरे नहीं शब्द देख के, ऑर्नामेंट्स कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस ये है आभूषण, ठीक है। ये एक लग्जरी वाला चीज़ हो गया आभूषण, जो सजने वजने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे देख सकते हैं कान वान में पहनने के लिए, गले में पहनने के लिए आभूषण बनाने लग गई है। तो अब देखें, आपको मैं कुछ इमेजिन करवाता हूँ। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं एक बेहतर समझ डेवलप करने के लिए। ये जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, ये इन ह्यूमंस ने क्या क्या किया, खेती की, ठीक है, एक जगह पर रुके, जानवरों को पाला, बहुत सारे जानवर को पाला, ठीक है, और फिर इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए, फिर जो है, और यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन करना भूल गया था, जानवरों को जो पाला, जानवर से इन्हें क्या मिला, एक और चीज़ ध्यान दें आप। भेड़ से जो है इन्हें, भेड़ के बालों से इन्होंने कपड़े बनाए, पेड़ पौधों से भी इन्होंने कपड़े बनाए, पेड़ पौधे में जो कॉटन पाया जाता है उस कॉटन का प्रयोग करके कपड़े बनाए। तो इनके पास बहुत सारा सामान है, मिट्टी के बर्तन हैं, पत्थर के औजार हैं, धातु के औजार हैं। तो अब आप देखें, बहुत सारे लोग बहुत जगहों पर रह रहे हैं। सपोज़ करें ये जगह है ए, ठीक है, ये जगह है बी, ठीक है, ये जगह है सी, और फिर ये जगह है डी। चारों जगहों पर कुछ कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो अब ए के पास भी कुछ कुछ सामान है, बी के पास भी कुछ कुछ सामान है, सी के पास भी कुछ है, डी के पास भी कुछ है। तो अब क्या कर रहे हैं, ये अपने सामान के साथ एक से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। हर जगह का आदमी एक दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है। तो इससे क्या चेंजेस होगा, अब जो ए के पास सामान है वो सी को चाहिए, जो सी के पास है वो ए को चाहिए। तो इसी तरह सबके सामान को की ज़रूरत एक दूसरे को है। तो इससे क्या हो गया, आपसी व्यापार बढ़ा, ठीक है। इससे क्या बढ़ा, ट्रेड। इंग्लिश में व्यापार को ट्रेड कहते हैं, लीजिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, ठीक है। इससे व्यापार बढ़ा। व्यापार बढ़ने से क्या हुआ, धीरे धीरे इसके फलस्वरूप गांवों का विकास हुआ, गांवों का विकास हुआ, ठीक है। विलेजेस बनने लग गए। ये जो लोग एक जगह पर जमा रह रहे थे छोटी छोटी संख्या में, ये चूँकि छोटी संख्या में थे तो बहुत ही स्कैटर्ड थे, बहुत ही बिखरे हुए थे। अब ये थोड़ा थोड़ा एक जगह पर संगठित रूप से बसने लग गए, ठीक है। इससे क्या हो गया, गाँव का विकास होने लग गया। और जब व्यापार फर्दर और आगे बढ़ा, कई इसमें बहुत हज़ारों साल का प्रोसेस लगा, ये कोई महीने साल में होने वाला प्रोसेस नहीं है, इसमें हज़ारों साल लगे। तो गांव के बाद जो है फिर ये शहर बने, जो कि और भी बड़ा था। शहर यानी कि सिटीज़। इसी शहर की जो जिक्र है मैंने शुरू में किया था, जो मेसोपोटामिया के प्रारंभिक शहरों की बात थी। तो इसी शहर के विकास के बारे में बात की जा रही थी, जो आगे आप और भी डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 नहीं, थीम 2 में, चैप्टर 1 के थीम 2 में। तो जो शहर का विकास हुआ, ये शहर खासकर मंदिरों के आसपास, और भी कई तरह के शहर थे, वो आपको पता चलेगा। और इंट्रो में इतना ही बताया गया आपको कि आप इतना ही सोचें भी कि ये मंदिर के आसपास, और जो भी ट्रेड के कारण, व्यापार के कारण इन शहरों का विकास हुआ, मंदिर के आसपास शहरों का विकास हुआ। अब ये जो प्रोसेस है यहाँ से, ठीक है, इस जगह से यहाँ से व्यापार पे आना, व्यापार का बढ़ोतरी होकर गांव बनना, गांव से शहर बनना, तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो था। जितना पीछे जाते जाएंगे प्रोसेस उतना स्लो है, ये प्रोसेस उतना ही स्लो था, ये प्रोसेस उससे थोड़ा फास्ट, और फिर ये प्रोसेस उससे थोड़ा फास्ट। फिर जब शहर बन गया, एक बार शहर बनने के बाद क्या हुआ, फिर शहर का बहुत ही, जैसे कहते हैं इनॉर्मस एक्सपेंशन, बहुत ही ह्यूज लेवल पे, बहुत ही बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे एक्सपेंशन हुआ। यानी कि शहर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए साइज़ में, जनसंख्या में। तो इसे जो है विद्वानों ने क्रांति की संज्ञा दी, जिसे रेवोल्यूशन की संज्ञा दी, क्योंकि चेंज ही इतना बड़ा था ना कि अब इन्हें पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही लोग हैं जो यहाँ से बिलोंग करते थे, यहाँ से उठकर यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ आए और फिर बड़े शहरों का निर्माण किया। तो इसे विद्वानों ने क्रांति कहकर पुकारा, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन, जो आपको 2 पेज शुरू में दिया गया आपके बुक में। तो आपको यहाँ से जाके अभी करना क्या है, जाके जो 2 पेज है उसे ढंग से पढ़ना है और पेंसिल का यूज़ करना है अच्छे से किताब पे, क्योंकि जब तक पेन पेंसिल नहीं चलता है किताब पे, किताब आपका नहीं होता है, ना आप किताब के होते हैं, ठीक है। अभी पेन का यूज़ ना करें, क्योंकि अभी आपने 10th अभी तो क्लियर ही किया है, तो अभी आपको किताब पे लिखना बहुत ज़्यादा आता नहीं होगा।
हाईलाइट कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बार ऐसे पढ़ें, 2 बार एटलीस्ट ऐसे ही पढ़ें, फिर वीडियो देखा ही आपने, और फिर उसके बाद जो है पैराग्राफ्स को अलग अलग लाइन से खींच कर सेपरेट करें, जो इंपॉर्टेंट लगता है उसे हाईलाइट करें, कुछ लिखें, जो लिखने का मन करता है लिखें। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। और पेंसिल का यूज़ इसीलिए अभी करना है क्योंकि आप अभी उतने परिपक्व हैं नहीं। पेन से आप कर देंगे परमानेंटली, कुछ गलत कर देंगे तो फिर आपको रिग्रेट होगा कि किताब मैंने गंदा कर दिया। पेंसिल का होगा कि आप उसे इरेज कर सकते हैं, फिर से करेक्ट कर सकते हैं। और फिर अब जो है इतने देर तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आर्ट्स नर्सरी की यही कोशिश रहेगी कि जो भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं दोनों ही मीडियम के छात्र को अच्छा क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल कराया जाए। और फिर आपको एक नंबर भी दिया गया होगा शुरू में, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। किसी तरह की इंक्वायरी हो, किसी बैच के बारे में जानना हो, क्योंकि बैच भी चलाने वाले हैं आर्ट्स नर्सरी में बैच भी चलने वाला है स्टूडेंट्स का, पेड बैच, ठीक है। यहाँ पर कुछ वीडियोस फ्री में भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप पहले यहाँ से देखें, समझें, अच्छा लगता है तो ट्यूशन बिल्कुल ज्वाइन करें, और आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।